guys, welcome to UP Triple SC Talk channel. Now we will talk about उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको कह सकता हूँ कि पूरे कंप्लीट नोट्स हैं जिनका उत्तर प्रदेश स्पेशल का कोई भी एग्ज़ाम लाइक यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी और इवन यूपी पीएससी, यानी कि यूपी पीएससी से रिलेटेड आरओ एआरओ वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इसको पढ़ने के बाद केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 1। और इस क्लास को उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम पूरा कंप्लीटली पढ़ाएंगे, है ना, चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और अपना कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और मुझे प्लीज़ आप जो भी सजेशन हो उसके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स चाहिए तो लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके ऐतिहासिक स्ट्रक्चर की, कि इतिहास के आईने में उत्तर प्रदेश क्या है। तो हम बात करते हैं भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्राग ऐतिहासिक संस्कृति की खोज कहाँ हुई, तो हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज जो हुई वो सबसे पहले बेलन घाटी इलाहाबाद में हुई। कहाँ? बेलन घाटी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि बेलन घाटी या प्रागैतिहासिक संस्कृति की खोज सबसे पहले कहाँ हुई है, तो बेलन घाटी में हुई है। बेलन घाटी के अतिरिक्त और प्राग ऐतिहासिक काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं, तो मिर्ज़ापुर ज़िले में भी मिले हैं, इलाहाबाद ज़िले के अतिरिक्त। और ये नवपाषाण काल तक के यहाँ पर सांस्कृतिक जवाब हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पुरापाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में उत्तर प्रदेश की गंगा घाटी में भी इस मानव के सांस्कृतिक अवस्थाओं का पता लगता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जो मेन है कि जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है, तो शैल चित्रकला की विश्व में सर्वप्रथम खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र के सोहागपुर यहाँ पर आपको विशेषकर मिर्ज़ापुर तो याद रखना ही है, विशेषकर आपको ये सोहागपुर भी याद रखना है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के सोहागपुर में AC कलाइल ने की थी। इस खोज के पश्चात भारत के विभिन्न स्थलों पर शैलचित्र खोजे गए। अगर हम बात करें कि ताम्र उपकरण आपने समझा कि जैसे पहले अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले हैं, पत्तों पे लिखे हुए, तांबे की झिल्ली पर लिखे हुए, लंबी सी पट्टी होती है उस पर लिखा हुआ लेख। तो उत्तर प्रदेश के बिठूर में कुछ ताम्र उपकरण जो कि 1822 ईस्वी से प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि के पश्चात उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों से ताम्र नदियाँ प्राप्त हुई। अगर हम बात करें उसके बाद पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, और उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल से भारत के उत्तर प्रदेश के कबीलों का साफ संबंध सप्त सैंधव क्षेत्र के आर्यों से रहा है। यानी कि सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा, जो वर्तमान में इटावा जनपद का क्षेत्र है। यहाँ से हम बात करें तो इटावा जनपद क्षेत्र के भरत जन से मित्रता, और साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक काल में एक युद्ध जिसका नाम है दसराग युद्ध। ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया दोस्तों। कहाँ? रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था, और इसमें भरत जन और सुदास के बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो तो क्वेश्चन डायरेक्टली एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल के पश्चात जो 16 महाजनपद का काल था, जिसको हम कहते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल यानी कि उस महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, उसमें से 8 उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अब इसमें 8 महाजनपद में पूछेगा क्या, कि 8 महाजनपद में आपसे पूछेगा इन प्रदेश की राजधानी क्या, इन 8 प्रदेशों की राजधानी। हम बात करते हैं जैसे आपका, और साथ ही साथ आजकल जो पैटर्न आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी पेपर देखा, जो कि यूट्यूब पर दुनिया भर की अफवाहें, ये पैट से पहले का मॉडल पेपर, ये फलाना और ये ढिमाका करके आपका समय बर्बाद किया गया, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप अच्छा पढ़िए, कंटेंट फुल पढ़िए, ठीक है ना। उससे कोई नहीं कि हम पैट से पहले का मॉडल पेपर आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे, कोई क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ये गारंटी नहीं दूंगा कि क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आप इस नोट्स को पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे, कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कैसे सोल्व हम कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट यही है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको सीखना है। तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उसमें सबसे पहले आपसे उनकी राजधानी और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करें तो कुरु महाजनपद, जिसको आप कौरव पांडव वाला जो है उसकी बात करें, तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आपको याद आ रहा होगा, कृष्ण जी ने जो बसवाया था। और आज के टाइम में वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम इंद्रप्रस्थ कह सकते हैं। चेदी
इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। बांदा व बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। पांचाल, पांचाल में आप कह सकते हैं बरेली के आसपास का क्षेत्र। और इसकी राजधानी भी आप देख सकते हैं, दो राजधानियाँ थी, एक बरेली जिसको हम उस टाइम पे अहिछत्र बोलते थे, और दूसरी काम्पिल्य जिसको फरुखाबाद बोलते थे। अगर आपको याद हो तो पांचाल नरेश दो राजधानी थी, जिसमें मैं इसको अगर आध्यात्मिक तरीके से जोड़ूं तो महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने पांचाल नरेश को हराकर एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसके पांचाल के आसपास का क्षेत्र बरेली, बदायूं, फरुखाबाद एवं कासगंज। उसके बाद हम बात करें तो काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल, कुशीनगर, कुशीनगर और देवरिया। कौशल की भी दो राजधानी थी, एक साकेत और एक श्रावस्ती। यह अवध यानी लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है। सूरसेन, मथुरा, मथुरा के आसपास। और वत्स का कौशाम्बी, ये आपका प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य का मतलब आप समझो जैसे हमारा भारत एक गणतंत्र है, प्रजातांत्रिक शासन है जहाँ पर, तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमेर गिरी के भग्ग, पावा और कुशीनगर के मल यहाँ पर आपको मिलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नियतिवादी मक्खलीपुत्र घोषाल का जन्म भी श्रावस्ती के निकट सावण में हुआ था। महात्मा बुद्ध का गृहनगर कपिलवस्तु भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और जो गौतम बुद्ध की माता थी जिनका नाम था महामाया, इनका नगर भी महाराजगंज जनपद का जो निचनोल, ये आपको याद रखने की जरूरत है, निचनोल नगर, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप केवल याद रखें महाराजगंज। अगर हम बात करते हैं बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बिहार में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया वो कहाँ दिया, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है, वाराणसी के पास, जिसको हमने क्या कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए, और उन्होंने अपनी माता को पवित्र उपदेश संकिसा, जिला फर्रुखाबाद में दिया। ठीक है, और अपनी अंतिम सांस भी कहाँ ली, उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह पे, तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में, आर्यवासन में। मौर्य काल का सबसे अधिकाधिक संकेंद्रण यानी जो फैला हुआ था मौर्य काल, वो सबसे ज़्यादा बिहार में था। लेकिन मौर्य शासक अशोक के काल में उत्तर प्रदेश को अपनी कलात्मक विरासत दिखाने का मौका मिला। इसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार के निकट 12 गांव से प्राप्त किया गया है। अशोक इसके स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, शंखिसा, कपिलवस्तु और गुर्जापुर से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश पर यवन और कुषाणों ने आक्रमण किए। यवन के आक्रमण तो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहदस्थ के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। अगर मैं बात करूं तो जो आपको याद रखने वाली बात है कि पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमणकारी द्वारा अयोध्या पर आक्रमण का उल्लेख है। तो आप क्या याद रखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि यवन आक्रमणकारी द्वारा अयोध्या पर आक्रमण किस ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य से। ठीक है, अगर हम बात करें तो गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, और यहाँ पर गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्व वाला था। क्यों था, क्योंकि हम बात करें तो गुप्तों ने अपनी राजधानी को प्रयाग में स्थापित किया था, और इसीलिए इसको भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, इसी स्मृति स्वरूप गुप्त काल में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दो मंदिर बहुत फेमस हैं, जो क्वेश्चन पूछता भी है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव का मंदिर और ललितपुर में दशावतार का मंदिर। ठीक है, याद रखना, ये आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश का कानपुर में भीतरगांव और ललितपुर में दशावतार। और कुछ आपको इन दोनों पैराग्राफों से याद नहीं रखना, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव मंदिर और ललितपुर में दशावतार। जो याद रखने वाली बात है, एक चीज़ अगर आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं कि किस ग्रंथ में यवन आक्रमणकारियों की जानकारी मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है ना। उसके बाद ये गुप्त काल के बाद फिर आपका कन्नौज यानी कि हर्ष का राज्याभिषेक हुआ, और हर्ष इसकी जानकारी ह्वेनसांग के शासनकाल में मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, हर्ष की। कहाँ आया था, और उसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी, CU की। ठीक है, हर्ष के पश्चात फिर यशोवर्मन ने कन्नौज को अपना खोया हुआ लौटाया। उसके ये यशोवर्मन अगर आपको पता हो तो जो यशोवर्मन है, ये आपका जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इसी छोटे छोटे राज्यों में से ये आपका यशोवर्मन, इसके बाद आपका राजा धंग के बाद गोंड के बाद फिर आपका कीर्तिवर्मन, ये इस तरीके के पूरा कालक्रम अनुसार है। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज एक शक्तिशाली नेतृत्व के अभाव में संघर्ष का केंद्र हो गया, और इसकी 3 प्रमुख शक्तियां बंगाल के पाल, उज्जैन के प्रतिहार और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, त्रिशक्तियों में संघर्ष, त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा गया है। और संघर्ष में विजयी कौन हुए, प्रतिहार विजयी हुए, और नागभट्ट द्वितीय कन्नौज में प्रतिहार राज्य की स्थापना की। इसके बाद गढ़वाल वंश का जो कि जयचंद, जिसको आप गद्दार के नाम से जानते हो, तो जयचंद गढ़वाल का मोहम्मद गौरी के पास युद्ध हुआ। ठीक है, और उसको मार दिया गया। उसके बाद हम, ये तो हमारा प्राचीन भारत उत्तर प्रदेश के उसमें।
अगर हम बात करें तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश क्या था, तो उत्तर प्रदेश का जो वैभव है वो मध्यकाल में बहुत अच्छा लौटा। क्यों लौटा, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, आपको याद रखना है, मैं धीरे धीरे केवल यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको आपकी चीज़ें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी उनको भी रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरीके से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी एक सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, याद रखना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। सर वास्तविक क्यों कह रहे हो आप, तो इससे पहले कौन था, क्या गुलाम वंश की स्थापना इसने की थी, नहीं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। लेकिन उसने मतलब क्या कहना चाहिए, सुल्तान रहते हुए भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन अपने शासनकाल में वो इल्तुतमिश को उसने गुलामी से मुक्त कर दिया था। तो जब इल्तुतमिश बैठा तो उसने लाहौर के स्थान पर, उस समय ऐबक के टाइम पर जो राजधानी थी वो लाहौर थी, इसने लाहौर को दिल्ली को स्थानांतरित किया, और दिल्ली से निकटता होने के कारण यहाँ पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके बाद हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर को केंद्र बनाकर सरकी राजवंश की स्थापना करी, और लोधी वंश की स्थापना में उत्तर प्रदेश, क्योंकि सिकंदर लोधी ने क्या बसाया, आगरा नगर बसाया, और उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। यानी कि जो राजधानी लाहौर से दिल्ली गई थी, अब वो राजधानी दिल्ली से वापस कहाँ गई, आगरा, और अब से आपका उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है। कि कितना फेमस हो गया, क्यों, क्योंकि मुगल काल में बिलग्राम हरदोई में अफगान शेर खान, शेर शाह सूरी आप जिसको बोलते हो, हुमायूं को परास्त कर किया। 1545 में उत्तर प्रदेश के बांदा में कालिंजर किले में सरशाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर आए, और अकबर ने 1556 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, कौन सी और उसको अपनी राजधानी बनाया। अकबर का जो मंत्री थे बीरबल और टोडरमल, बीरबल आपका कहाँ से थे, जिसका मूल नाम महेश दास था, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बीरबल का मूल नाम क्या था, तो महेश दास, और ये कहाँ से थे, जालौन जिले से, जालौन जिले में कालपी नगर, और टोडरमल जो थे वो सीतापुर जिले से, ठीक है। उसके बाद वापस से राजधानी जो है दिल्ली चली गई सदैव के लिए, और उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आया, जिसमें बुंदेलखंड के जो वीर छत्रसाल थे उन्होंने मुगलों से लगातार युद्ध किया, और द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि 1732 में अवध के सूबेदार सादत खान ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसी तरीके से छोटे छोटे और उत्तर प्रदेश के राज्य भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में, अगर आपको पता है तो सबसे पहले जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसकी क्रांति उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट हुई, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। तो मेन जो प्रमुख केंद्र थे उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, झांसी व मेरठ। अगर आप इस कहानी को जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ कैसे था, तो इसके प्रेरणा के नायक थे अजूमुल्ला खां। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। 1857 के प्रेरणा नायक थे अजूमुल्ला खां, जो कि बिठूर के पेशवा दत्तक पुत्र नाना धुधु पंत के मंत्री थे। अब नाना बेचारों की इनकी जो हो गई थी पेंशन बंद, तो उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा अजीमुल्ला खां को अपना क्या कहना चाहिए, राजदूत बनाकर, ऐसे मान लीजिए। अजीमुल्ला खां जैसे ही लंदन जा रहे थे तो इनके दिमाग में विचार आया कि हम अंग्रेजों से विनती क्यों करें, ये तो हमारा है, तो हम इसको खुद छीन लेते हैं। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सतारा के अपदस्थ राजा के वकील रंगोजी बापू से। दो मेन आदमी, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। अब तो उन्होंने बनाया अपना प्लान, अंग्रेजों को खिलाफ क्रांति की योजना, और दिन निश्चित करा 31 मई 1857। कौन सा दिन निश्चित किया, 31 मई 1857, क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव था और छोटी छोटी धार्मिक विद्रोह होने की वजह से ये क्रांति 21 मार्च को ही स्टार्ट हो गई, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुई स्टार्ट, मेरठ में। क्वेश्चन पूछा गया उत्तर 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, 1857 की क्रांति तो मेरठ में। अब कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आसान हो गया, नहीं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरठ में तो सबसे पहले क्रांति हुई, लेकिन उसके बाद मेरठ से क्रांति का बिगुल कहाँ पहुंचा, तो सर दिल्ली। कब कब्जा किया दिल्ली पर, 11 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 22 मई को इटावा, जो एओ ह्यूम थे, इतनी बुरा स्थिर वहाँ पर हो गया था कि अंग्रेजों के जो एओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्हें लेडीज के भेष में भागना पड़ा, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपको याद क्या रखना, आपको ये थोड़ा पीसीएस लेवल का नोट्स है, तो आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। फैक्चुअल चीज़ में आपको क्या याद रखना है कि महकपरी किसको बोला जाता है, तो महकपरी बोला जाता है वाजिद अली शाह की सरीके हयात, जिसको इफ्तिकार उल नसा, ठीक है, जिसके जन्म हुआ था ब्रिजिस कादिर का। उसके बाद लखनऊ, तो ब्रिजिस कादिर का, तो उसकी जो सौतेली माँ, या आप कह सकते हैं अवध की नवाब की बेगम, बेगम हजरत महल, इनको ही बोला जाता है महकपरी। आपको इतना याद रखना है, महकपरी किसको बोला जाता है, बेगम हजरत महल को। उसके बाद
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद गोंडा की रानी किसको बोला जाता है? ईश्वरी कुमारी को। किसको? ईश्वरी कुमारी को। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल है वो ये कि 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से रिलेटेड था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस से मिर्जा वजीर अली खान, फतेहपुर से अजीमुल्ला खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से बहादुर खान और बख्त खान, मेरठ से कदम सिंह, गोरखपुर से गजादर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और सुल्तानपुर से शहीद हसन। ये सब 1857 की क्रांति के नेता थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजिकल देखें तो उसके बाद चोरा चोरी कांड हुआ आपका। उसके बाद रायबरेली और दई में बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन हुआ 1920 में। और फिर 1935 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में किसान संघ की स्थापना हुई। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। किसने किया? स्वामी सयाजीराव सरस्वती ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बलिया में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की चिट्टू पांडे ने। बलिया का शेर इनको बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का इतिहास था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको नीचे टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिए और ये नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बांटिए, सजेशन ज़रूर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।